नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, सहानुभूति यानी एम्पैथी। नमस्ते। हाँ, एम्पैथी। हमारे एक श्रोता ने सहानुभूति की मैपिंग, दूसरों को समझने के लिए 3D गाइड नाम की किताब के कुछ अंश हमें भेजे हैं अच्छा, और आज हमारी चर्चा का आधार वही है। बढ़िया। और ये विषय ऐसा है जो हम सबको कहीं ना कहीं छूता जरूर है। बराक ओबामा ने एक बार कहा भी था शायद कि हमारे समाज की सबसे बड़ी कमियों में से एक है सहानुभूति की कमी। हाँ, बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम किसी से जुड़ना तो चाहते हैं, पर लगता है जैसे कोई कोई दीवार सी है बीच में। हाँ, वो एक अदृश्य दीवार जैसी महसूस होती है, बिल्कुल। और ये किताब, जिसका जिक्र मैंने किया, वो दावा करती है कि ये उस दीवार को गिराने का एक तरह का नक्शा है। नक्शा? अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि ये सहानुभूति को सिर्फ एक भावना नहीं मानती, मतलब सिर्फ फीलिंग नहीं, बल्कि एक 3 डायमेंशनल 3D फ्रेमवर्क की तरह देखती है। 3D फ्रेमवर्क कैसे? मतलब दूसरों की दुनिया को देखना, उनके साथ महसूस करना और फिर उनके लिए कुछ करना, इन तीनों का मेल। देखना, महसूस करना और करना। हम्म। ये दिलचस्प है। हाँ। तो आज हम इसी 3D फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? ये जो 3 आयाम बताए गए, संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, हाँ, कॉग्निटिव, भावनात्मक अफेक्टिव अफेक्टिव, बिल्कुल। और करुणामय कंपैशनेट सहानुभूति, इनका क्या मतलब है असल में? और किताब में कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी दिए हैं शायद, जैसे वो एम्पैथी मैप कैनवस या दिनचर्या का विजुअलाइजेशन। हाँ, उन पर भी बात करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। और सबसे पहले तो उस श्रोता का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये अहम विषय और ये जानकारी हम तक पहुंचाए। बिल्कुल, उनका धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर ये होता है कि हम पूरी कोशिश करते हैं पर सामने वाले को समझ ही नहीं पाते। हाँ, चाहे वो काम की जगह हो या रिश्तों में हो, कहीं भी। ऐसा क्यों होता है कि समझने की कोशिश के बावजूद वो दीवार बनी रहती है? ये बहुत आम अनुभव है और जैसा ओबामा ने भी इशारा किया था, ये सिर्फ हमारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये बड़े स्तर पर भी है। किताब का जो मूल विचार है वो यही है कि सहानुभूति की कमी एक बड़ी चुनौती है। और ये किताब उन पलों को जहां हम अटक जाते हैं, जहां समझ नहीं बन पाती, उन्हें सफल जुड़ाव के मौकों में बदलने का एक खाका, एक ब्लूप्रिंट देती है। और इसका तरीका है ये 3D एम्पैथी मैपिंग फ्रेमवर्क, हाँ, है ना? हाँ, तो पहला आयाम है संज्ञानात्मक सहानुभूति। मतलब आसान शब्दों में कहें तो दिमाग से समझना। दिमाग से समझना। हाँ, ये है दूसरों की दुनिया को उनकी नजरों से देखना। उनके विचार क्या हैं, उनका नजरिया क्या है, वो क्या मानते हैं, ये सब समझने की कोशिश करना, जैसे उनकी ऐनक लगाकर दुनिया देखना। अच्छा। ये हुआ पहला आयाम। हाँ, दूसरा है भावनात्मक सहानुभूति, मतलब दिल से महसूस करना। दिल से। ये सिर्फ समझना नहीं है, बल्कि उनके एहसास से जुड़ना है। वो जो महसूस कर रहे हैं उसे खुद भी थोड़ा महसूस करना, या कम से कम उनकी भावनाओं की गहराई को समझना। ओके। और तीसरा? और तीसरा आयाम है करुणामय सहानुभूति, यानी हाथों से मदद करना, एक्शन में आना। एक्शन में आना। बिल्कुल, ये देखने और महसूस करने से आगे जाने की बात है। ये वो प्रेरणा है जो हमें किसी की मदद करने, उनकी तकलीफ कम करने या उनकी भलाई के लिए कुछ कुछ ठोस कदम उठाने पर मजबूर करती है। देखना, महसूस करना और करना, तीनों जरूरी। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों अलग थलग नहीं हैं। असली गहरी समझ तब पैदा होती है जब ये तीनों आयाम मिलते हैं। अच्छा। सोचिए, अगर आप किसी का नजरिया समझ गए, ये हुआ संज्ञानात्मक, पर आपको उसके दुख का एहसास ही नहीं हुआ, भावनात्मक गायब, या आप उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़े, करुणामय नहीं, तो क्या वो समझ पूरी होगी? शायद नहीं। नहीं, शायद अधूरी रहेगी। हाँ, ये तीनों मिलकर ही एक पूरी 3D तस्वीर बनाते हैं। सोचने वाली है कि सिर्फ एक हिस्सा काफी नहीं है। तो पहले आयाम को थोड़ा और खोलते हैं, संज्ञानात्मक सहानुभूति यानी उनकी दुनिया देखना। किताब कहती है कि इसकी जड़ में है पर्सपेक्टिव टेकिंग। पर्सपेक्टिव टेकिंग, हाँ। दूसरों के नजरिए से देख पाना। जैसे मान लीजिए मीटिंग में किसी साथी ने आपके सुझाव पर थोड़ी रूखी सी प्रतिक्रिया दी। पहली सोच क्या आती है? शायद यही कि इन्हें मेरा आइडिया पसंद नहीं आया, या ये कितने बदतमीज हैं। बिल्कुल, ये हमारी पहली एकदम स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। हम फौरन अपने नजरिए से नतीजा निकाल लेते हैं। हाँ, लेकिन संज्ञानात्मक सहानुभूति कहती है एक पल रुकें और सोचें, उनके नजरिए से क्या हो सकता है। हो सकता है उनका ध्यान कहीं और हो, कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रही हो, या शायद वो आपके सुझाव का कोई ऐसा पहलू देख रहे हो जो आपने नहीं देखा। किताब में वो कविता और रोहन वाला केस स्टडी भी है शायद। हाँ, बिल्कुल। कविता को लगा कि उसका नया कर्मचारी रोहन काम में दिलचस्पी नहीं ले रहा, शायद थोड़ा अहंकारी है। पर
फिर उसने सोचा रोहन की तरफ से क्या हो रहा होगा। अच्छा। और तब उसे याद आया कि रोहन का एक अहम प्रोजेक्ट हाल ही में बंद हुआ था। इस पर्सपेक्टिव शिफ्ट ने, इस समझ ने उसे रोहन से अलग तरह से बात करने और असल वजह जानने में मदद की। पर हम अक्सर अपने ही नजरिए में क्यों फंस जाते हैं? ये एक तरफा सोच आती कहाँ से है? इसके कई कारण हो सकते हैं। हमारा अपना ईगो या अहंकार। हम सब अपनी कहानी के हीरो होते हैं, है ना? हाँ, वो तो है। हमारी पहले से बनी धारणाएं, असम्पशंस, जानकारी की कमी, हमें पता ही नहीं होता कि सामने वाले की जिंदगी में असल में क्या चल रहा है। और हमारी अपनी भावनाएं, जब हमें चोट पहुंचती है या गुस्सा आता है, तो दूसरों का नजरिया देखना और भी मुश्किल हो जाता है। सही बात है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, हम कैसे इस आदत को बदल सकते हैं? कैसे उस ये ऐसा क्यों कर रहा है वाले सवाल से हटकर इसके साथ क्या हो रहा होगा वाली सोच पर आ सकते हैं? वो जिज्ञासा कैसे पैदा करें? और यहीं पर किताब एक बड़ा प्रैक्टिकल टूल देती है, एम्पैथी मैप कैनवस। एम्पैथी मैप कैनवस, हाँ। ये एक तरह का नक्शा है जिसके 4 हिस्से हैं। व्यक्ति क्या कहता है, क्या सोचता है, क्या करता है और क्या महसूस करता है। हाँ। जैसे वो मीरा और उसके किशोर बेटे अर्जुन का उदाहरण था। हाँ। अर्जुन कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन वो अपने कमरे में अकेला बैठा रहता है। ये हुआ करता है। और मीरा को लगता है कि वो अंदर से परेशान या अकेला है। ये हुआ महसूस करता है। बिल्कुल। तो ये चारों खाने भरने से हमें सिर्फ कही हुई बात नहीं, बल्कि पूरी तस्वीर दिखती है। हाँ, और जो असल में कमाल की बात है वो ये कि ये कैनवस हमें उन अंतर्विरोधों को, उन डिस्क्रिपेंसीज को पकड़ने में मदद करता है जहां असली समझ छुपी होती है। अंतर्विरोध जैसे अर्जुन का कहना कि वो ठीक है पर उसका बर्ताव करता है और महसूस की जा रही भावनाएं महसूस करता है कुछ और कहानी कह रही हैं। ये विसंगतियां ही सुराग हैं। यह हमें मजबूर करता है कि हम रुककर सोचें, सिर्फ सत्ता पर ना रहें। अच्छा। लेकिन हाँ, यहाँ एक सावधानी भी जरूरी है। गलती ये हो सकती है कि हम अपने अनुमानों को ही सच मान बैठें या सिर्फ वही जानकारी देखें जो हमारी पहले से बनी राय को पक्का करती हो, जिसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। बिल्कुल, कंफर्मेशन बायस। उससे बचना होगा। तो ये कैनवस एक तरह से जासूसी का काम करता है, छुपी हुई बातों को सामने लाने में मदद करता है। संज्ञानात्मक सहानुभूति के लिए एक और तरीका भी बताया गया है किताब में, दिनचर्या का विजुअलाइजेशन, डे इन द लाइफ विजुअलाइजेशन। हाँ, डे इन द लाइफ। किताब में वो अर्जुन और प्रिया जो शादीशुदा है उनका उदाहरण है। अर्जुन को लगता था प्रिया घर आते ही चिड़चिड़ी हो जाती है। फिर उसने कोशिश की कि वो प्रिया के पूरे दिन की कल्पना करे, सुबह उठने से लेकर बच्चों, घर, काम और आने जाने का सफर तक। जब उसने ये सोचा तो उसे एहसास हुआ कि प्रिया का दिन वाकई कितना थकाने वाला और तनाव भरा होता है। और ये छोटी सी एक्सरसाइज भी पर्सपेक्टिव बदल सकती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सारे तरीके, दूसरों का नजरिया सोचना, एम्पैथी मैप बनाना, किसी के दिन की कल्पना करना, ये सब हमें पहले आयाम यानी संज्ञानात्मक सहानुभूति को मजबूत करने में मदद करते हैं। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे दिमाग में कई तरह की बाधाएं होती हैं। पूर्वाग्रह, बायस, धारणाएं, अजम्पशंस, स्टीरियोटाइप्स। हाँ, वो कंफर्मेशन बायस और एक चीज जिसे फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कहते हैं। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, ये क्या है? इसका मतलब है हम दूसरों की गलतियों के लिए अक्सर उनके चरित्र को दोष देते हैं। ये तो है ही ऐसा, पर अपनी गलतियों के लिए हालात को। मैं लेट हो गया क्योंकि ट्रैफिक था। अच्छा, हाँ, ये तो होता है। वो निशा और देव आलसी कर्मचारी वाला केस स्टडी याद है? निशा ने देव को आलसी मान लिया था, पर असल में वो अपनी बीमार माँ की देखभाल के बोझ तले दबा था। ओह। इन मानसिक बाधाओं को समझे बिना हम दूसरों की दुनिया को साफ तौर पर नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये हुई दिमाग से समझने की बात, कॉग्निटिव एम्पैथी। अब आते हैं दूसरे आयाम पर, भावनात्मक सहानुभूति, यानी उनके साथ महसूस करना। हाँ, दिल वाला कनेक्शन। ये वो चीज है जब किसी को रोता देख हमारी आंखें भी नम हो जाती हैं, या किसी की खुशी में हम भी खुश हो जाते हैं। किताब में महसूस किए जाने का जिक्र है। इसका क्या मतलब है? महसूस किए जाना या फीलिंग फेल्ड का मतलब है जब सामने वाले को ये एहसास हो कि हाँ, कोई है जो वाकई मेरी भावना को समझ रहा है, मुझे सुन रहा है, मेरा दर्द महसूस कर रहा है। ये बहुत गहरा कनेक्शन बनाता है और इसमें वो मिरर न्यूरॉन्स का भी रोल है। मिरर न्यूरॉन्स, हाँ, सुना है इनके बारे में। ये हमारी दिमाग की वो कोशिकाएं हैं जो तब सक्रिय होती हैं जब हम कोई काम करते हैं और तब भी जब हम किसी और को वही काम करते हुए देखते हैं, खासकर भावनाओं से जुड़े कामों को। ये हमें दूसरों की भावनाओं को अनजाने में पकड़ने में मदद करते हैं।
अच्छा। इसे भावनात्मक अनुगुंज कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बारीक बात है। हमें स्वचालित अनुगुंज, मतलब जैसे किसी को दुखी देखकर खुद दुखी हो जाना, और विनियमित सहानुभूति, रेगुलेटेड एम्पैथी में फर्क करना सीखना होता है। विनियमित सहानुभूति? हाँ, मतलब रेगुलेटेड। इसमें हम उनकी भावनाओं को समझते और महसूस करते हैं, पर अपनी भावनाओं से उसे अलग रखते हैं, ताकि हम उसमें बह ना जाएं, अभिभूत न हो जाएं। अच्छा, तो ये संतुलन साधना जरूरी है। और इसमें भावनात्मक तालमेल यानी इमोशनल अट्यूनमेंट कितना अहम है? बहुत ज्यादा। तालमेल का मतलब है सामने वाले की भावनात्मक स्थिति के साथ एक तरह से सिंक में आना, लय मिलाना। सिंक में आना। हाँ, इसमें आंखें मिला के सुनना, सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि उनके पीछे की भावना को सुनना, उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ना और सही समय पर सहानुभूति जताना शामिल है। किताब का वो पिता ए बनाम पिता बी वाला उदाहरण याद है? हाँ। बच्चे के घुटने पर चोट लगती है, पिता ए कहता है कोई बात नहीं, ठीक हो जाओ। हाँ। पिता बी झुककर बच्चे की आंखों में देखकर थोड़ी चिंता जताते हुए कहता है, ओह, चोट लगी होगी, दर्द हो रहा होगा ना। हाँ, दूसरा वाला ज्यादा कनेक्टेड लग रहा है। बिल्कुल। दूसरा पिता भावनात्मक तालमेल दिखा रहा है। वो बच्चे की भावना को महसूस कर रहा है और उसे जता भी रहा है। और इसी से जुड़ा एक और बहुत जरूरी कौशल है भावनात्मक सत्यापन। इमोशनल वैलिडेशन। हाँ, वैलिडेशन बहुत जरूरी। इसका मतलब है किसी की भावनाओं को स्वीकारना, उन्हें बताना कि वो जो महसूस कर रहे हैं वो गलत नहीं है, वो मान्य है। ये उनकी बात से सहमत होने से अलग है, हैं? बिल्कुल, ये बहुत अहम फर्क है और लोग अक्सर यही गड़बड़ करते हैं। मान लीजिए कोई दोस्त प्रमोशन ना मिलने पर कहता है, मुझे लगता है अब मैं किसी लायक नहीं हूं। सत्यापन ये कहना नहीं है कि हाँ तुम लायक नहीं हो। सत्यापन है ये कहना, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें कितना निराश और हताश महसूस हो रहा होगा। तुमने इसके लिए वाकई बहुत मेहनत की थी। आप उसकी भावना को मान्य कर रहे हैं, उसके निष्कर्ष को नहीं। अच्छा, ये बारीक फर्क है। और यहां लोग अक्सर गलती करते हैं, जैसे फटाक से सलाह देना, अरे अगली बार मिल जाएगा, या अपनी कहानी सुनाने लगना, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, या भावनाओं को कम आंकना, इतनी छोटी सी बात पर दुखी मत हो। हाँ, ये तो बहुत होता है। ये सब सत्यापन नहीं है। ये अक्सर सामने वाले को और अकेला महसूस कराता है। सबसे जरूरी बात यह है कि किसी की भावना को सही ठहराए बिना भी उसे तसल्ली देना मुमकिन है, और यही रिश्तों को बचाता है, खासकर मुश्किल हालात में। लेकिन क्या बहुत ज्यादा महसूस करने का खतरा नहीं है, जैसे आपने कहा बह जाने का, खासकर जैसे डॉक्टर या नर्स जो रोजाना दर्द और तकलीफ देखते हैं? किताब में सहानुभूति स्थिरता संतुलन, एम्पैथी स्टोइसिज्म बैलेंस और सहानुभूति संकट, एम्पैथी फटीग का जिक्र है। हाँ, एम्पैथी फटीग ये एक वास्तविक चुनौती है। मतलब परवाह करना पर भावनाओं के बोझ तले दब न जाना। बिल्कुल। संतुलन साधने के लिए रणनीतियां हैं, जैसे ग्राउंडिंग तकनीकें, वर्तमान पल में वापस आना, अपनी सीमाएं तय करना और खुद की देखभाल करना, सेल्फ केयर। सीमाएं तय करना। हाँ, किताब में ER नर्स मीरा का उदाहरण है, जो हर मुश्किल केस के बाद एक छोटा सा मानसिक अनुष्ठान करती थी, खुद को रीसेट करने के लिए। यहीं पर सहानुभूति सीमाएं, एम्पैथिक बाउंड्रीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सीमाएं, इसका क्या मतलब है यहाँ? सहानुभूति में सीमाएं? इसका मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं के बीच एक स्वस्थ रेखा खींचना, ये समझना कि ये उनकी भावनाएं हैं, ये मेरी नहीं है। अच्छा। इससे हम उलझाव या इन्वेस्टमेंट सिमट्स दें, जहां हम दूसरों की भावनाओं में इतने डूब जाते हैं कि अपनी पहचान खोने लगते हैं। ये सीमाएं अंदरूनी हो सकती हैं, मानसिक रूप से खुद को याद दिलाना, और बाहरी भी, जैसे अगर बातचीत बहुत भारी हो रही है तो विनम्रता से ब्रेक मांगना। बिना सीमाओं के सहानुभूति थका देने वाली और नुकसानदायक भी हो सकती है। तो हमने देखा संज्ञानात्मक, महसूस किया भावनात्मक, अब आता है तीसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा, करुणामय सहानुभूति, यानी उनके लिए कुछ करना। एक्शन। हाँ, एक्शन। कंपैशनेट एम्पैथी। किताब इसे अकार्य अनिवार्यता कहती है। ऐसा क्यों है कि सच्ची सहानुभूति अक्सर हमें कुछ करने पर मजबूर करती है? क्योंकि जब हम किसी का दर्द वाकई समझते और महसूस करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसे कम करने की इच्छा पैदा होती है। लेकिन कई बार हम रुक जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, या लगता है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, या समस्या बहुत बड़ी लगती है। हाँ, वो हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग। कि निष्क्रियता की भी अपनी कीमत होती है। रिश्ते कमजोर पड़ सकते हैं, मदद के मौके हाथ से निकल सकते हैं। और यहाँ किताब दया और सशक्तिकरण के बीच फर्क करने को कहती है। ये क्या है दया और सशक्तिकरण? ये बहुत महत्वपूर्ण है। दया में अक्सर एक तरह का ऊंच नीच का भाव छुपा होता है। ओह बेचारा,
ये अनजाने में सामने वाले को और छोटा या असहाय महसूस करा सकता है। सशक्तिकरण का मतलब है मदद इस तरह करना कि सामने वाले की गरिमा, उसकी क्षमता और उसकी स्वायत्तता बनी रहे। ओके, उदाहरण? मान लीजिए किसी दोस्त की नौकरी चली गई। दया दिखाने वाला शायद कहेगा, मुझे तुम पर तरस आ रहा है, और शायद कुछ पैसे ऑफर कर दे। सशक्त बनाने वाला दोस्त कहेगा, ये बहुत मुश्किल वक्त है, पर मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। क्या मैं तुम्हारे रिज्यूमे को देखने में मदद कर सकता हूँ या तुम्हें कुछ लोगों से मिलवा सकता हूँ? फर्क समझ आ रहा है। या मदद सहयोग पर आधारित है, सामने वाले की ताकत को पहचानते हुए। और सबसे जरूरी, हमेशा पूछें कि उन्हें किस तरह की मदद चाहिए, बजाय इसके कि आप खुद ही तय कर लें कि उनके लिए क्या बेस्ट है। अरे वाह, ये तो बहुत काम का फर्क है, दया बनाम सशक्तिकरण। और छोटे कदमों की भी बात है किताब में। 5 मिनट का एहसान, 5 मिनट फेवर। हाँ, 5 मिनट फेवर, ये कमाल का आइडिया है। क्या है ये? ये ऐसे छोटे काम हैं जो आपके लिए शायद 5 मिनट से ज्यादा ना लें, पर सामने वाले के लिए बहुत मायने रख सकते हैं। जैसे 2 लोगों का परिचय करा देना जिनके हित मिलते हों, कोई उपयोगी लेख या जानकारी साझा कर देना, किसी के काम की सच्ची तारीफ कर देना, या बस ध्यान से उनकी बात सुन लेना। अच्छा, छोटे छोटे जेस्चर्स। हाँ, ये छोटे छोटे काम दिखाते हैं कि आप परवाह करते हैं और मदद के लिए तैयार हैं, बिना किसी बड़े बोझ के। और सहानुभूति सिर्फ एक एक व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है ना। किताब में प्रणालीगत सहानुभूति, सिस्टेमिक एम्पैथी का भी जिक्र है। ये क्या है? बिल्कुल, प्रणालीगत सहानुभूति का मतलब है व्यक्तिगत अनुभवों से ऊपर उठकर उन बड़े सिस्टम या ढांचों को समझना जो लोगों के अनुभवों को प्रभावित करते हैं। सिस्टम जैसे? जैसे अगर ऑफिस में कई लोग तनाव में हैं, तो सिर्फ उनकी व्यक्तिगत काउंसलिंग करना शायद काफी नहीं है। हमें सिस्टम को देखना होगा, क्या काम का बोझ ज्यादा है, क्या मैनेजमेंट सपोर्टिव नहीं है, क्या ऑफिस की पॉलिसीज में कोई दिक्कत है। मतलब बड़ी पिक्चर देखना। हाँ, व्यक्तिगत कहानियां अक्सर बड़ी प्रणालीगत समस्याओं की तरफ इशारा करती हैं। उन्हें समझने से हम ज्यादा असरदार समाधान ढूंढ सकते हैं। तो ये तीनों आयाम, देखना, महसूस करना और करना, और फिर उसे बड़े सिस्टम से जोड़ना, ये एक पूरी यात्रा है। किताब के आखिर में इन सबको जोड़ने की बात है, जैसे खुद का सहानुभूति ऑडिट करना। हाँ, सेल्फ ऑडिट, खुद से पूछना कि इन तीनों आयामों में, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, करुणामय, आप आमतौर पे कहाँ सहज महसूस करते हैं और कहाँ आपको और काम करने की जरूरत है। अपनी ताकत और कमजोरी पहचानना। बिल्कुल। और पे इन कौशलों का मुश्किल बातचीत या संघर्षों में कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस पर भी जोर है, क्योंकि सहानुभूति सिर्फ अच्छे वक्त के लिए नहीं है। बिल्कुल, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत तो मुश्किल वक्त में ही पड़ती है। सही कहा। तो इस सब का क्या मतलब है? आज की पूरी बातचीत से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, वो शायद ये है कि सहानुभूति सिर्फ एक नरम एहसास नहीं है, बल्कि एक ठोस कौशल है। बिल्कुल, एक स्किल है जिसका एक पूरा ढांचा है। वो 3D, देखना, महसूस करना, करना। हमने कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी देखे। वो एम्पैथी मैप से छुपी बातें जानना, विजुअलाइजेशन से नजरिया बदलना, भावनात्मक सत्यापन से कनेक्शन बनाना, हाँ, सत्यापन, सीमाएं रखकर खुद को बचाना, और वो 5 मिनट फेवर जैसे छोटे छोटे कामों से मदद करना। और सबसे बड़ी बात शायद समझ से एक्शन तक पहुंचना। सही कहा। सिर्फ समझना काफी नहीं है, एक्शन लेना जरूरी है। बिल्कुल। और अगर एक अंतिम विचार जोड़ना हो जो किताब की भावना से निकलता है, तो वो शायद सहानुभूति चुनने की शांत वीरता का है। शांत वीरता? हाँ, मतलब आज की भागदौड़ भरी, अक्सर खुद में सिमटी दुनिया में जानबूझकर रुकना, किसी और के जूते में पैर डालकर सोचने की कोशिश करना, उनके एहसास को महसूस करना, और फिर बिना किसी दिखावे के मदद का हाथ बढ़ाना, ये अपने आप में एक छोटा सा पर बहुत शक्तिशाली वीरता का काम है। वाह। शायद गांधी जी ने जो कहा था, वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। सहानुभूति उसी बदलाव की नींव है। दुनिया को शायद आज एक सहानुभूति अधिशेष की, एक एम्पैथी सरप्लस की सख्त जरूरत है, जहां हम जरूरत से ज्यादा सहानुभूति बांट सकें। बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला विषय है। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए स्रोत सामग्री मुहैया कराने के लिए हम अपने श्रोता का फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ, उनका बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये बातचीत हम सबको दूसरों को थोड़ा और बेहतर समझने और उनसे जुड़ने की राह पर आगे बढ़ने में मदद करेगी।